Hi everyone, so today we're going to start with nucleus part of cell structure and functions. So we will be starting from nucleus. So nucleus as a cell organelle was first described by Robert Brown. तो ये हमें स्टार्टिंग में भी उन्होंने बताया कि सेल एज अ सेल ऑर्गेनेली किसने डिस्क्राइब की थी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने as early as 1831. So in 1831 Robert Brown described the nucleus. Later, the material of the nucleus was stained by basic dyes and the name chromatin was given by Fleming. तो उसके बाद हमने दो साइंटिस्ट के नाम पढ़ लिए अभी तक, एक तो रॉबर्ट ब्राउन जिसने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया और फ्लेमिंग जिसने न्यूक्लियस के मटेरियल को नाम दिया क्रोमैटिन. ठीक है, तो इसको क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं. सो द इंटरफेज न्यूक्लियस मतलब कि जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा सेल, जब सेल नहीं डिवाइड कर रहा उस टाइम पे जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही एक्सटेंडेड है और एलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स को कंटेन करता है क्रोमैटिन. ठीक है, तो इसके अंदर जैसे इसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स होंगे जो हमने यहाँ ऊपर पढ़े, क्रोमैटिन फाइबर्स जो फ्लेमिंग ने नेम किए थे. तो इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं. ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर्स हैं, एक्सटेंडेड एंड एलैबोरेट. उसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स है. ऑब्वियसली क्रोमैटिन फाइबर्स के साथ में न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का मैट्रिक्स है. साथ में स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई. ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है. ठीक है, या न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस जिसको हम कहते हैं. तो ये हो गया वो. ठीक है, सिंगुलर न्यूक्लियोलस ये भी इसके अंदर है. तो वी हैव क्रोमैटिन फाइबर्स, वी हैव न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस. Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with space in between, is called perinuclear space. तो वो क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी है उसने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या शो किया है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ना उसकी दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होंगी. ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस इसकी दो ऐसे पैरेलल मेम्ब्रेन्स, ये एक मेम्ब्रेन, ये दूसरी मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे दो पैरेलल मेम्ब्रेन होंगी न्यूक्लियस की. That consists of two parallel membranes and a space in between. So what is the dimension of this space? It's 10 to 50 nanometer. This space is 10 to 50 nanometer. Okay, so this is 10 to 50 nanometer की space called the perinuclear space. तो ये हो गई हमारी perinuclear space जो 10 to 50 nanometer की है. ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि न्यूक्लियर पोर कैसे बनता है. इसमें कई पॉइंट्स पे जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दोनों ये फ्यूज़ हो जाती हैं आपस में और यहाँ पे एक न्यूक्लियर पोर बन जाता है जो आगे आएगा. तो अभी तक हमने पढ़ा है यहाँ पे न्यूक्लियोलाई के बारे में पढ़ा, क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो इसके बीच में है 10 to 50 नैनोमीटर, और ये एक बैरियर फॉर्म करती है बिटवीन द मटीरियल्स प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस एंड ऑफ द साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक बैरियर फॉर्म करती है. आउटर मेम्ब्रेन रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट. तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. ठीक है, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके साथ कंटिन्यूअस, और इसके ऊपर क्या होता है राइबोसोम्स होते हैं. एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स. जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे न्यूक्लियर पोर फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स. और ये पोर्स कैसे बनते हैं? दैट आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स, के दो मेम्ब्रेन्स फ्यूज करती है और ये पोर बनते हैं. द न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेजेस थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस. अब क्या होगा कि यहाँ पे एक पोर है, इस पोर के थ्रू आरएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन, इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन जो है वो पास कर सकते हैं. ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स की मूवमेंट होती है न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, और ये दोनों डायरेक्शंस में होती है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस. तो दोनों डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट होती है. नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, तो यूजुअली तो एक ही न्यूक्लियस होता है सेल में, बट वेरिएबल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं. कैन यू रिकलेक्ट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? सम ऑफ द मेच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस. तो कई सेल्स तो ऐसे होते हैं इरिथ्रोसाइट्स, तो जो मेच्योर इरिथ्रोसाइट्स है, जो मेच्योर आरबीसीज हैं, ठीक है, उनके अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, उनके अंदर न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है. ठीक है, तो सम मेच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस. इरिथ्रोसाइट्स जो है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता. इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स. वुड यू कंसिडर दीज एज लिविंग?
ठीक है, तो ये हो गया हमारा। सो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, बेसिकली इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि कई जो सेल्स हैं उनमें 1 न्यूक्लियस पर सेल है, कईयों के अंदर है ही नहीं, जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, और जैसे सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, वैस्कुलर प्लांट्स के सीव ट्यूब सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। और ये कैसे गवर्न होते हैं, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था, कंपेनियन सेल्स जो हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सीव ट्यूब सेल्स का अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, और ये वैस्कुलर प्लांट्स में होते हैं। फिर आता है द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, वो जो मैट्रिक्स है न्यूक्लियस का वो न्यूक्लियोप्लाज्म। इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियोलस है उसके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो न्यूक्लियोलस है इट इज़ विदाउट मेम्ब्रेन। इसका मतलब कि जो न्यूक्लियोलस का मटेरियल है वो कंटिन्यूस ही है बाकी के न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, ठीक है। सो एज इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज़ अ साइट। अब न्यूक्लियोलस करता क्या है, ये बेसिकली आरएनए की सिंथेसिस करता है, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए की, ये एक्टिव आरएनए की सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि हमें पता है, ठीक है, कि जो आरएनए है इन्होंने लाइक प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट करनी है, जो राइबोसोम्स है उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट करनी होती है, तो इसलिए न्यूक्लियोलस ज़्यादा होते हैं उन सेल्स के अंदर जिनमें एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस होती है, क्योंकि न्यूक्लियोलस आरएनए बनाता है, राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद you may recall that the interphase nucleus, that is the cell which is not dividing, उसका nucleus has loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin. So chromatin fiber होता है, chromatin fibers। तो क्या है, जो इंटरफेज न्यूक्लियस है, इंटरफेज मतलब कि जब डिवाइड नहीं हो रहे उस टाइम पे जो न्यूक्लियस है, इट हैज़ अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। तो इंटरफेज न्यूक्लियस का एक बहुत ही लूज ऐसे इनडिस्टिंक्ट सा नेटवर्क होता है ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, जिनको हम कहते हैं क्रोमैटिन। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमैटिन की जगह ये जो क्रोमैटिन है, ये मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज हो जाता है। सो दिस क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। So this chromatin will have chromosomes. It will have chromosomes plus chromatin does not have chromosomes. Chromatin has DNA and some basic histone proteins. ठीक है, तो बता रहे हैं कि क्रोमैटिन किसका बना हुआ है, क्रोमैटिन बना हुआ है DNA का, ठीक है, इसके अंदर DNA होगा क्रोमैटिन के अंदर, और बेसिक प्रोटीन्स होंगे कॉल्ड हिस्टोन्स, एंड देयर आर ऑल्सो सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए ऑल्सो। तो ये कॉम्पोजिशन हो गई क्रोमैटिन की, और यही क्रोमैटिन ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बनाता है जब सेल ने डिवाइड करना होता है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ डीएनए, वो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। ईच क्रोमोसोम विजिबल इन डिवाइडिंग सेल। अब सिर्फ डिवाइडिंग सेल में ही क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसके अंदर एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होती है या सेंट्रोमेयर जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे वो शो किया हुआ है उन्होंने कि देखो, जैसे यहाँ पे सपोज ये एक क्रोमोसोम है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन है, इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द सेंट्रोमेयर, तो इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। अब इस सेंट्रोमेयर के साइड्स पे ऐसे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं काइनेटोकोर, जो यहाँ पे शो किया है। सो दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और ये है काइनेटोकोर्स। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन एंड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। सेंट्रोमेयर होल्ड्स, अब जो सेंट्रोमेयर है वो होल्ड करता है 2 क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। तो जैसे ये देखो क्या है, अब जैसे सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ये इसकी एक
ये एक क्रोमोसोम है, इसकी ये एक क्रोमैटिड आर्म है और ये इसकी दूसरी क्रोमैटिड आर्म है। तो अब क्या होता है कि जो अब हमारा सेंट्रोमेयर है, वो सेंट्रोमेयर क्या करता है, सेंट्रोमेयर इन दोनों क्रोमैटिड आर्म्स को आपस में ज्वाइन करके रखता है, ठीक है, होल्ड करता है आपस में सेंट्रोमेयर इन दोनों क्रोमैटिड्स को बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर। अब ये सेंट्रोमेयर कहाँ पे है, उसके बेसिस पे हमने क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया हुआ है इनटू मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो पहले हम देखते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हो गया मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, मतलब मिडिल सेंट्रोमेयर, बिल्कुल मिडिल में है सेंट्रोमेयर, और इक्वल आर्म्स होंगी, दोनों आर्म्स इक्वल होंगी, ठीक है, क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स जो है वो इक्वल होंगी। सब मेटासेंट्रिक मतलब स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्गर आर्म। तो ये देखो, ये एक शॉर्ट आर्म है और ये एक लॉन्गर आर्म है। अच्छा, उसके बाद एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम इज सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म। तो ये वाला हो गया, ये हो गया मेटासेंट्रिक, ये हो गया मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, दिस इज एक्रोसेंट्रिक, जिसमें एक तो बहुत शॉर्ट आर्म है और एक बहुत लॉन्ग आर्म है। और जो टीलोसेंट्रिक है उसमें ऑलमोस्ट टर्मिनल पे होता है, बिल्कुल टर्मिनल पे है ये सेंट्रोमेयर। तो ये हो गया टीलोसेंट्रिक, मतलब बिल्कुल टेल पे टीलोसेंट्रिक। यहाँ पे इन्होंने हमें समझाया हुआ है कि यहाँ तो काइनेटोकोर बताया है और यहाँ पे इन्होंने बताया है ये है सैटेलाइट, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है सैटेलाइट, ये उन्होंने सेंट्रोमेयर शो किए, ये शॉर्ट आर्म्स है और ये लॉन्ग आर्म है और ये यहाँ पे भी सेंट्रोमेयर। तो ये पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर उन्होंने शो की हुई है। ओके, तो अब वो सैटेलाइट के बारे में बता रहे हैं। सो समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस एट अ कांस्टेंट लोकेशन। तो हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो पढ़ ली। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है ये वाली, ठीक है, ये हो गई प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। लेकिन कई क्रोमोसोम्स की एक नॉन स्ट्रेनिंग मतलब कि जिसमें स्ट्रेन जो नहीं पिकअप करेगा, नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है जो कि एक सैटेलाइट की तरह अपीयर करती है, स्मॉल फ्रैगमेंट की तरह अपीयर करती है, उसको कहते हैं सैटेलाइट। तो ये आ गई हमारी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है माइक्रोबॉडीज़। तो माइक्रोबॉडीज़ क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसल्स। अब ये याद रखना है कि माइक्रोबॉडीज़ जो है वो सिर्फ यूक्रियोटिक सेल्स में होंगी। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड है। माइक्रोबॉडीज़ मेम्ब्रेन बाउंड है, इंक्लूजन बॉडीज़ है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। माइक्रोबॉडीज़ आर मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, माइक्रोबॉडीज़ आर मेम्ब्रेन बाउंड। ये माइन्यूट से वेसिकल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रोबॉडीज एंड दे कंटेन इंजाइम्स। तो इसमें इंजाइम्स होते हैं और ये प्लांट सेल्स में भी हो सकते हैं, एनिमल सेल्स में। ये हमने याद रखना है क्योंकि इसमें आ सकते हैं कि जो माइक्रोबॉडीज़ है, बताओ वो उसमें हो सकती है लाइक बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में नहीं हो सकते बिकॉज दे आर प्रोक्रियोटिक है एंड प्रोक्रियोटिक डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, बट दीज कैन बी प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल्स एज वेल एज एनिमल सेल्स. So that is all about this chapter. Thank you.